मैं हेमंत अत्री साहब आपसे आग्रह करूंगा कि ये एक सीरियस मैटर है। राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो इस देश के विपक्ष के और बीजेपी के अगेंस्ट जो भी है उसकी आवाज है, इस देश के उन लोगों की आवाज है। और स्टेट, एक तो दिक्कत क्या है कि ये जो बीजेपी के लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, स्टेट और गवर्नमेंट और पार्टी और राष्ट्र की सब अलग अलग चीजें हैं। स्टेट हैज नथिंग टू डू विथ राष्ट्र, स्टेट हैज नथिंग टू डू विथ नेशन। मैं इस पे पहले आपसे समझना चाहूंगा ये पूरा मामला क्या है। और भाई ये तो बीजेपी अब अगर अपनी, जिसको कहते हैं ना, जिसपे उतारू हो जाए तो वो जब वहां वोट को इधर से उधर कर सकती है तो इसके लिए कुछ भी संभव है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं हेमंत अत्री साहब? आनंद जी नमस्कार। सबसे पहले देखिए, ये जो काम किया है असम की सरकार ने, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जो हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो अपनी पुरानी क्रेडेंशियल से उनको रीस्टेब्लिश करने के लिए दिल्ली दरबार के सामने खुद को सबसे मजबूत दिखाने के लिए ये पर्चा दर्ज हुआ है वहां पर। और असम की जो गुवाहाटी शहर है, वहां का एक जो थाना है उसके अंदर ये पर्चा दर्ज कराया है। गुवाहाटी का पान बाजार थाना है और वहां एक वकील साहब है। वकील साहब का जो नाम है, उन्होंने मोनजीत चेतिया, इन्होंने पर्चा दर्ज कराया है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, दो धाराएं जो आज की जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसकी जो सबसे खतरनाक जो दो धाराएं आप कह सकते हैं, उनके तहत ये पर्चा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी पर ये अब तक का 21वां आपराधिक मुकदमा है। ये आपके दर्शकों के लिए बता दूं, 21वां। और जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है फिलहाल 152, दर्शक साथियों के लिए ये भी बता दूं कि इसके मायने क्या है। जो आपने कहा उस सारे को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल्स में, कंप्लीट इस पे स्टडी की है। बीएनएस 152 जो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पुरानी 124 एक धारा थी देशद्रोह की, उससे मिलती जुलती धारा है। हालांकि इसको एक्सप्लेन करते टाइम बीएनएस के अंदर देशद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सेडिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके अंदर जो आरोप लगते हैं वो समझिए कितने गंभीर है। पहला आरोप, अलगाव, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी कृत्य को इस धारा के तहत कवर किया जाता है। एक दूसरी जो धारा इन्होंने लगाई है 197 1D, 197 1D, उसके अंदर है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि गुमराह कर देने वाली सूचना, मेकिंग और पब्लिशिंग दैट एंडेंजर्स द सॉवरेनिटी, ऐसी कोई भी बात कहना या छापना जो देश की संप्रभुता को खतरे में डालती है। संप्रभुता शब्द छोटा नहीं, बहुत बड़ा शब्द होता है। यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालती है। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, सेडिशन जैसे मिलते जुलते चार्जेस है। ये नॉन अवेलेबल है दोनों ही धाराएं। इसमें अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, पहले इसमें एंटिसिपेटरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, रेगुलर बेल के लिए जाना पड़ेगा आपको। और ये सारी स्थिति इसके अंदर है। अब आप कहेंगे साहब ये राहुल गांधी के खिलाफ इतनी मोहब्बत कैसे जागी? कारण तो होगा ना इसका। आपको ध्यान होगा, संसद सत्र के आखिरी दिन संसद के परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई थी, उस दिन भी बहुत तरह के आरोप लगाए गए थे। दो जो उनका क्या नाम है सांसद थे बीजेपी के, उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल की आईसीयू का पर्यटन कराया गया था। उसमें कई मंत्रियों ने पर्यटन किया था, बड़ी भारी इवेंट क्रिएट की गई थी। और उस समय पर अडवाणी साहब दाखिल थे आईसीयू में अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री नेता वहां नहीं गया और सारंगी को और इनको देखने के लिए गया था। तो आपको ध्यान होगा उस समय भी एक पर्चा दर्ज हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ। संसद परिसर के भीतर सांसदों को धक्का देना, उनको चोट पहुंचाना, और उसमें आरोप तो यहां तक थे कि जान लेने की कोशिश। वो एफआईआर दर्ज हुई मंदिर मार्ग थाने में, आपको ध्यान होगा। लेकिन आज तक वो एफआईआर सामने नहीं आई। आज तक भी सामने नहीं आई कौन कौन सी धारा लगी है, क्या हुआ है। कहीं दिल्ली पुलिस, जबकि दिल्ली पुलिस की सारी एफआईआर, सारा सिस्टम ऑनलाइन है, उस एफआईआर का किसी का आता पता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वो जो मसला था उसके अंदर, क्योंकि सीसीटीवी पल पल हर चप्पे चप्पे पर पार्लियामेंट के अंदर है, मेन गेट के ऊपर हुआ था, एंट्री गेट पे, तो वहां तो हर कोने से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध थी। उस सीसीटीवी उसको फुटेज को अभी तक लिया है दिल्ली पुलिस ने या नहीं लिया है, वो भी बात जनता के सामने नहीं आई। अब आप कहेंगे साहब जो ये ताजा मामला है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और वो गलतफहमी उनको ये है कि जैसे तमाम कांग्रेसी नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को आपराधिक मुकदमे दर्ज करके सीबीआई ईडी को भेज करके डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उनके चुनाव
रातों रात पलटे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में देखा आपने, तमाम स्टेट्स के अंदर, छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो उनको लगता है कि राहुल गांधी को भी डराया जा सकता है। वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है। ऐसा राहुल गांधी के खिलाफ ये 21वां केस दर्ज है। वो खुलेआम कहते हैं 50 और कर लीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आनंद जी, मेरे कुछ मूल सवाल हैं, बहुत सीनियर साथी हैं, आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल मैं इस मामले में पूछना चाहूंगा, सारे दर्शकों के लाभ के लिए। राहुल गांधी ने जो ये कृत्य किया था, अगर कृत्य कोट एंड कोट में कह रहा हूं, कृत्य बीजेपी की भाषा में, ये दिल्ली में किया था, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था। जो क्राइम तो हुआ दिल्ली के अंदर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, और पर्चा दर्ज आप गुवाहाटी में कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में ये कौन सा प्रोविजन ले आए आपने? क्या दिल्ली पुलिस इनकम्पिटेंट है? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस अमित शाह की दिल्ली पुलिस से ज्यादा योग्य है किसी मामले की जांच करने के लिए? आप, मेरा और आपका झगड़ा हुआ लखनऊ में, और आप पर्चा दर्ज कराएंगे गुवाहाटी में जाकर के, इसका कोई मायना समझ रहे हैं आप? ये केवल और केवल एक हरासमेंट, शर्म निरपेक्षता, अकल निरपेक्षता, इसका एक बहुत ही शर्मनाक उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। यह देखना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी इससे टस से मस होंगे। और उन्होंने कहा क्या था, आपने डिफाइन करने की बहुत अद्भुत कोशिश की, शानदार। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने भारतीय हिंदुस्तान की हर एक उसके ऊपर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, सरकार पर कब्जा कर लिया है, और हमें बीजेपी और आरएसएस के अलावा इंडियन स्टेट के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है। संविधान इंडियन स्टेट को कैसे डिफाइन करता है? संविधान कहता है भारत सरकार, राज्यसभा, लोकसभा, तमाम एजेंसियां, तमाम इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलकर के इंडियन स्टेट बनते हैं। ठीक है, इसमें भारत राष्ट्र कहां से आ गया? भारत राष्ट्र के खिलाफ द्रोह कैसे आ गया? और आपके दर्शकों के लिए एक और विचित्र चीज बताऊं, भारतीय न्याय संहिता अब लागू हुई है। अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड में आप मुझे समय देंगे, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये जब लागू हुआ बीएनएस, उससे पहले एक अपने फैसले के अंदर बाकायदा इस बात को कहा, मैं कोट एंड कोट में कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर इस जो धारा है इसको अगर यूं का यूं ले लिया गया भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो इसका प्रयोग, 152 की बात कर रहा हूं, इसका प्रयोग ये असहमति के अधिकार को कुचलने के लिए किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड टू स्टिफल द राइट ऑफ डिसेंशन, दैट्स व्हाट यू से। इसके अंदर ये किस केस के अंदर कहा था? राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 जनवरी 2025 को तेजेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उस केस में ये स्पेसिफिकली आगाह किया था कि ये बीएनएस की धारा 152 है, इसके असहमति के अधिकार को दुरुपयोग किया जा सकता है कुचलने के लिए। 2022 में बीएनएस से पहले ही आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? उन्होंने कहा कि 124A यानी कि देशद्रोह के तहत सभी मामलों की सुनवाई, देश में जितने भी मामले थे, एक नहीं, 124A के तहत देश में जितने भी मामले हैं देशद्रोह के, उन सब की सुनवाई स्थगित कर दी जाती है जब तक केंद्र सरकार इस पर पर्याप्त पुनर्विचार ना कर ले, कोट एंड कोट। उसके बाद क्या हुआ साहब? अमित शाह जी, केंद्र सरकार ने लिखित में कुछ नहीं किया, संविधान के तौर पे कुछ नहीं किया। उन्होंने वर्बली ये कहा कि देशद्रोह के अपराध को अपराध के तौर पर हटा दिया जाएगा, हटाया नहीं, हटा दिया जाएगा। लेकिन जब आप 152 की बात करते हैं या 197 1D की बात करते हैं, तो उसके अंदर देशद्रोह का शब्द छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो भी वो दिए गए हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। ये क्यों किया गया है, इसका मतलब आप भी समझते हैं, सारा देश समझता है। लेकिन असली बात यह है, जो मूल सवाल उठता है इसके अंदर, कि क्या अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस इतनी इनकम्पिटेंट हो गई है कि अपराध दिल्ली में हो, और हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ जो पर्चा दर्ज कराया जाए वो गुवाहाटी में कराया जाए, पान बाजार थाने में, और वहां पर जाकर इसकी जांच होगी। थोड़ा सा याद दिलाऊं आपको, पवन खेड़ा का मामला आपको ध्यान होगा, जब वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जा रहे थे, तो उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर जहाज से उतार लिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। तो इतनी कैपेबल पुलिस है असम की। मेरा सवाल यह था कि अगर राहुल गांधी का ये शब्द जो उन्होंने कहे कि हमें
बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। अगर देश के लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ इन धाराओं में पर्चा दर्ज हो सकता है, तो मेरे और आपके खिलाफ तो हर रोज ये मुकदमे दर्ज होंगे, एवरी डे, डे इन एंड डे आउट। हम कहां जाएंगे? ये जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि असहमति का अधिकार को दबाना, कुचलना, ये जो चीज की गई है, ये इस देश के इतिहास में भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है। पता नहीं क्यों मीडिया इसकी गंभीरता को नहीं समझा या क्या नहीं किया, लेकिन हकीकत यह है कि लीडर ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरह का पर्चा दर्ज करना एक खास तरह की मानसिकता को दर्शाता है। और वो मानसिकता आप पिछले 10 साल से लगातार देख रहे हैं। पहले क्या था कि दो राजनीतिक दल हैं, उनका आपस में एक प्रतिस्पर्धा थी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, आपस में सिद्धांतों पे, नीतियों पे लड़ते थे, बात करते थे, असहमति थी। आज की तारीख में जो राजनीतिक विरोध था उसको शत्रुता में बदल दिया गया है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो। सबसे खराब बात क्या है कि जो एजेंसियां और नौकरशाही है, वो भी अपने आप को सरकार का हिस्सा मान करके, सरकार के एजेंडे को आंख बंद करके जिस तरीके से लागू कर रही है आनंद जी, वो बेहद बेहद गंभीर चीज है। और आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी ने जब अभी वायनाड में नॉमिनेशन भरा लास्ट ईयर, लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले, तो उन्होंने अपने एफिडेविट में मेंशन किया कि साहब मेरे खिलाफ इस देश के अलग अलग कोनों में, बाकायदा लिस्ट है उसकी, 19 आपराधिक मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। 19 के बाद 20वां आपको पार्लियामेंट वाला हो गया और 21वां मुकदमा ये हो गया। इनमें से ज्यादातर मुकदमे कौन से हैं? आपको ध्यान है, ज्यादातर मानहानि के हैं, जो बीजेपी और आरएसएस ने अलग अलग देश के हिस्सों में करवाए। वो सारे मुकदमे दिल्ली में भी हो सकते थे अगर करने हैं तो, लेकिन वो क्यों करवाए जाते हैं अलग अलग? ताकि हैरासमेंट हो, टाइम की वेस्टेज हो, और जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जा सके। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई, आपको ध्यान है, उस समय गुजरात हाईकोर्ट का क्या रहा कि हम तो फैसला ही करेंगे, लटका के रखा उसको, उनको घर खाली करना पड़ गया, सब कुछ करना पड़ गया। फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में है, गुजरात हाईकोर्ट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा गुजरात की जुडिशरी के बारे में, और उस कन्विक्शन को देश का नहीं, मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया में वो पहला मुकदमा होगा कि किसी देश के अंदर किसी सांसद का मानहानि के केस में सदस्यता चली जाए। ये कभी नहीं सुना होगा आपने। मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई और मैक्सिमम पनिशमेंट का ऑर्डर पहुंचा भी नहीं था दिल्ली, तब तक उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और शाम को ही मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया। और राहुल गांधी ने किस ह्यूमिलिटी के साथ वो मकान खाली किया, पिक्चर्स आपको याद होंगी, जिस तरीके से 1 महीने का समय दिया था बाकायदा सबको बुला करके, थैंक्स करके। तो ये ह्यूमिलिटी उन्होंने दिखाई। और भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। जो आपने कहा कि जो ऑप्टिक्स क्रिएट की गई, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो चाहे बिहार के अंदर हो, बिहार के अंदर आपने एक रेफरेंस दिया कि गौशाला में चले गए, उससे बड़ी एक और गौशाला में गए थे वो। वहां पर जो युवा बैठे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ, वो जाकर उनके साथ लंबे समय तक बैठे, उनकी पूरी समस्या सुनी, और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार जी को कहा कि साहब आप इन बच्चों के का दमन और शोषण मत कीजिए, आप इनको न्याय दीजिए, ये अपनी जायज मांगों के लिए बैठे हुए। और उसके बाद वो लालू के घर चले गए। वहां लालू के परिवार के साथ जो उनकी केमिस्ट्री दिखी, वो सारे देश ने देखी। टीवी नहीं दिखाएगा कोई बात नहीं, आप जैसे साथी, सोशल मीडिया ने सबने दिखाया। और तेजस्वी के साथ उन्होंने अलग से बातचीत की, और उस बातचीत के अंदर उन्होंने क्या कहा कि जो नीतीश जी ने जो जाति जनगणना कराई थी, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था, वो सब बकवास है। क्यों? क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो तो पूरा नहीं हुआ। और वो लक्ष्य क्या था कि लोगों को उसी अनुपात के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाए। और तब उन्होंने ये कहा उस सम्मेलन के अंदर कि अगर हम आएंगे तो हम संसद के अंदर ये कानून बना करके और 50% की सीलिंग को तोड़ करके दिखाएंगे। तो आपको पता है बिहार और ईस्टर्न यूपी के अंदर ये चीज कितनी जबरदस्त कनेक्ट करती है। उधर वो बिहार में ये कर रहे थे, इधर गुवाहाटी में ये पर्चा दर्ज हो रहा था। बाकी सारी चीज दर्शकों के सामने छोड़ता हूं, वो खुद तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी जितनी दबंग दिखती है, एक्चुअल में इन एक्शन से उसकी कमजोरी और कायरता झलकती है कि वो विरोध के जो स्वर है उनको कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो लीडर ऑपोजिशन ही क्यों ना हो। आम आदमी का सोचिए उसका क्या है।